दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने वक्फ एक्ट का नाम तो सुना ही होगा। वक्फ एक्ट एक ऐसी चीज है जिसमें किसी भी प्रॉपर्टी को जो किसी मुस्लिम के पास में थी वो वक्फ को दे दो और उसके बाद में वक्फ को कब्जा करके बैठ जाता है। अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति है बैठा हुआ तो 2013 के संशोधन के हिसाब से उस व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है और वो 2 साल के लिए अंदर जा सकता है। ये मोटा मोटा प्रोविजन है। अब आप एक सिनेरियो सोचिए कि अगर वक्फ एक्ट बनने के पहले किसी प्रॉपर्टी को किसी ने किराए पे लिया हो या लीज पे लिया हो और बाद में वो प्रॉपर्टी वक्फ के पास आ जाती है और फिर वक्फ बोलता है कि आप इस किराएदार के ऊपर या इस लीजी के ऊपर क्रिमिनल मुकदमा चलाओ, तो क्या होगा? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप किसी भी प्राविधान को पीछे से रेट्रोस्पेक्टिवली लागू कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 21(1) के हिसाब से ये वर्जित है। अभी 2 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला दिया है जो शायद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अच्छा नहीं लगेगा, वक्फ बोर्ड वालों को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। और वो फैसला है कि सेक्शन 52A ऑफ वक्फ एक्ट cannot be applied to those tenants जो उन्होंने वक्फ एक्ट लागू होने से पहले उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52A के तहत उन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है जो 2013 में उक्त प्रावधान पेश किए जाने के समय वक्फ संपत्ति के कब्जे में थे और पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद भी कब्जे में बने हुए हैं। बेदखली के लिए नागरिक कार्रवाई नहीं हो सकती। धारा 92 इन मामलों को कवर नहीं कर सकता जहां वक्फ संपत्तियों के पट्टे अतीत में समाप्त हो गए हों और जहां किराएदार या पट्टेदार 2013 के संशोधन के लागू होने के समय भौतिक कब्जे में थे और बेदखली के लिए दीवानी कार्यवाही का सामना कर रहे थे। ये बात जस्टिस रविंद्र भट्ट और दीपांकर दत्ता ने कही है। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि आपराधिक मामलों के पूर्व व्यापी आवेदन की अनुमति देना संविधान के अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन होगा। पूर्व व्यापी मतलब रेट्रोस्पेक्टिव। ये जजमेंट आया है। 52A के हिसाब से कोई वक्फ बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी तरह से स्थायी या अस्थायी रूप से किसी भी चल या अचल संपत्ति को वक्फ संपत्ति से अलग करता है या खरीदता है या कब्जा करता है, वो कठोर कारावास से दंडनीय होगा एक अवधि के लिए जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
मौजूदा मामले में अपीलकर्ता ने एक ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी हैं जिसने 1916 में वक्फ अधिनियम के लागू होने से पहले संपत्ति को लीज कर लिया था। बाद में यह दावा किया गया कि संपत्ति के मालिक ने 1951 में वक्फ बनाया था। यह विवाद लंबित था। यह वक्फ है या निजी ट्रस्ट? अपीलकर्ताओं ने विवाद को देखते हुए एक इंटरप्रीटर सूट दायर किया। इंटरप्रीटर सूट माने समझते हैं क्या होता है? इंटरप्रीटर सूट माने ये होता है कि किसी प्रॉपर्टी पे 2-3 लोग दावा कर रहे हैं, तो ये इंटरप्रीटर सूट होता है और अदालत ने उन्हें प्रतिवादियों में से एक को किराए का भुगतान करने के लिए कहा। यानी अगर एक मालिक है, मकान मालिक है, और उनके बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो किराएदार क्या करेगा? किराएदार कोर्ट में जाएगा और वहां पे जाकर के कोर्ट से पूछेगा कि साहब ये बताइए मैं किराया किसको दूं, ये तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस है कोर्ट में जाने की, कोर्ट से ये प्रेयर करने की कि मैं किराया किसे दूं, इसे बोलते हैं इंटरप्रीटर सूट। और अदालत ने उन्हें प्रतिवादियों में से एक को किराए का भुगतान करने को निर्देश दिया था। अपीलकर्ताओं को बेदखल करने के लिए वक्फ बोर्ड के सीईओ द्वारा समांतर कार्रवाई की गई थी। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया था। अभी उनके ऊपर सिविल मुकदमा चल रहा था, तो उसके बाद में 2013 में इसके ऊपर अमेंडमेंट कर दिया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दायर की गई वक्फ की तरफ से, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता अतिक्रमणकर्ता थे और उन पर धारा 52A के तहत मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। यहाँ पर सवाल यह है, तो बेचारा एक सिविल तो झेल ही रहा, ऊपर से उस पर क्रिमिनल आ गया। मतलब मैं क्या बताऊं, इस बारे में मैं बोलना नहीं चाहता। जो भी है, अगर कोर्ट के अंदर होता मैं बोल सकता था, मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता। जो कि नई डाली गई धाराओं में से एक है। हालांकि उन्होंने कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वे असफल रहे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मतलब मजिस्ट्रेट ने उनका अलाउ कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, इसके ऊपर क्रिमिनल केस चलाओ, और हाई कोर्ट ने भी उनको वो कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, दलीलें क्या हुई, आर्गुमेंट। अपीलकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने तर्क दिया कि ये आपराधिक न्याय शास्त्र का एक मौलिक सिद्धांत है कि दंडात्मक प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। नया डाला गया प्रावधान यानी धारा 52A वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना एक दंडनीय अपराध बनता है। हालांकि इस मामले में कब्जा 1916 में लिया गया था, अर्थात वक्फ अधिनियम के अधिनियमन और संशोधन से बहुत पहले। अकॉर्डिंगली जोड़ा गया प्रावधान इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है। ये उनका था। ये भी तर्क दिया गया कि संसद का इरादा कभी नहीं था कि जिन लोगों के पास पूर्व पट्टों और व्यवस्थाओं के तहत संपत्तियां हैं, उनकी संपत्ति पर उन्हें अतिक्रमणकर्ता माना जाए। प्रतिवादी के लिए एडवोकेट हैरिस बीरन ने वस्तुओं के बयान और 2013 के वक्त कारणों पर भरोसा किया। उन्होंने धारा 52 को शामिल करने के पीछे के तर्क पर जोर दिया कि अवैध कब्जे और भूमि पर कब्जे को आपराधिक घोषित करना है। जहां तक प्रावधान के पूर्वव्यापी आवेदन के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क का संबंध है, वकील ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम अजय और मोहनलाल बनाम राजस्थान राज्य पर भरोसा किया कि अपीलकर्ता अभी भी संपत्ति के कब्जे में है, संशोधन उन पर लागू होता है। तथ्यात्मक मैट्रिक्स और पार्टियों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं कि धारा 52A एक दंडात्मक प्रावधान है। एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की संभावना का सामना करना पड़ता है, घटना में आरोप साबित होते हैं, 2 साल तक की सजा होती है।
अपराध कॉग्निजेबल है और गैर जमानती है। सीआरपीसी में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद न्यायालय ने कहा कि वक्त के मामले में बनने से पहले ही अपीलकर्ता कब्जे में आ गया था। यहाँ तक कि वक्त अधिनियम 1954 के अधिनियम होने से पहले और संशोधन के अस्तित्व में आने से पहले उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई स्पष्ट रूप से शुरू की गई। हालांकि ये नोटिस करना पर्याप्त है कि एक इंटरप्रेटर सूट में अपीलकर्ताओं को सूट में तीसरे प्रतिवादी को किराए का भुगतान करने की अनुमति गई। संशोधन लागू होने के समय वे परिषद धारण कर रहे थे। वास्तव में उन्हें बेदखल करने की कार्रवाई संशोधन से पहले स्पष्ट रूप से शुरू की गई थी। डिवीजन बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 52A इन मामलों को कवर नहीं करेगी जहां वक्फ संपत्तियों के पट्टे अतीत में समाप्त हो गए थे और जब किराएदार पट्टेदार 2013 के संशोधन के लागू होने के समय भौतिक कब्जे में थे। बेदखल की गई ये दीवानी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। अन्यथा रखने के लिए यह अदालत एक ऐसी व्याख्या का सहारा लेगी जो सीधे अपीलकर्ताओं को धारा अनुच्छेद 20A के तहत उनके अधिकारों से वंचित करती है। एक परिणाम जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रावधान का सादा पाठ इस तरह की व्याख्या को प्रतिबंधित करता है और इस पहलू पर अधिकारी स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि एक दंड कानून को प्रभावी करना ताकि पिछले कृत्यों को कवर किया जा सके। कानून में एक प्रतिबंधी कार्रवाई है, इसलिए धारा 52A का शुरुआती मुहावरा जो कोई अलग करता है या खरीदता है या कब्जा करता है को अतीत के लिए कब्जे को शामिल करने के लिए पढ़ा या समझा नहीं जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब प्रावधान लागू किया गया तब कब्जा जारी रहा। कहने का तात्पर्य है कि धारा 52A इन मामलों को कवर नहीं कर सकती है जहां उक्त संपत्तियों के पट्टे अतीत में समाप्त हो गए थे और जहां किराएदार या पट्टेदार था। पीठ ने स्पष्ट किया कि पट्टों की समाप्ति या अन्य व्यवस्थाओं समय की समाप्ति या अतीत में उनकी वही समाप्ति का मतलब ये नहीं है कि उसे पट्टेदार अतिक्रमणकर्ता बन जाते हैं। इससे स्पष्ट करते हुए पीठ ने कहा, इस अदालत के विचार में पट्टों की समाप्ति या अन्य व्यवस्था समय के प्रवाह या उनकी वैध समाप्ति के कारण अतीत में इसका मतलब ये नहीं लगाया जाता कि इस तरह के पट्टेदार बन जाते हैं अतिक्रमण करने वाले, ना ही पिछले किराएदार जिनके कब्जे पर विवाद है और जिनके खिलाफ एक अदालत के समक्ष बेदखली की कार्यवाही चल रही है। धारा 3EE के तहत इस विवरण में फिट होंगे। ऐसी व्यवस्था के परिणाम बहुत चौंकाने वाले होंगे। समाप्ति की वैधता उदाहरण के लिए पट्टों के निर्धारण से कब्जा करने वाले किराएदारों को अभियोजन के लिए उजागर किया जाएगा। निरंतर अपराध या किसी भी अभिव्यक्ति का कोई संकेत नहीं है। जो ये सुझाव दिया गया कि धारा की अवधि धारा 472 सीआरपीसी में उल्लिखित इन कार्यों के लिए आकर्षित हुई जो अतीत में शुरू की गई, यानी 2023 में संशोधन के लागू होने से पहले। ये केस है पीबी निधीस एंड अनदर वर्सेस केरला राज्य वक्फ बोर्ड। आपराधिक अपील की संख्या है 2023 का 2319। अब मैं आपको ये पढ़ के जजमेंट पढ़ के सुनाता हूं। वक्फ बोर्ड का एक और पाया सुप्रीम कोर्ट ने गिरा दिया है। जो ये दादागिरी करते रहते हैं ना, उसका एक पाया सुप्रीम कोर्ट ने और गिरा दिया है। देखिए, आ गया आपके सामने जजमेंट। देख लीजिए जजमेंट आ गया, मैं इसको पढ़ता हूँ। ये देखिए, पीबी नदीस एंड अदर्स वर्सेस केरला स्टेट वक्फ बोर्ड। अब इसको पढ़ा जाए। एस रविंद्र भट्ट साहब ने जजमेंट लिखा है। The present bill was heard finally with the consent of counsel for parties. The appellant were agreed by the judgment of the Kerala High Court rejecting their petition under Section 482 Criminal Procedure Code 1972. They had
they had through those proceedings sought a direction to quash a criminal complaint instituted against them. The appellant urged that one P.P. Mamu Haji leased two shops, room numbered as municipal number so and so before year after the premises long ago in 1916 before the coming into force of Waqf Act. Norman Printing Bureau. Hereafter, the Bureau was a concern of Achyutan Nair. It was functioning in the premises. A partnership firm was later created with P.V. Sami as a partner. The firm continued all these years and continues now. The Bureau publishes Norman Almanac containing astronomical data used in astrology. The respondent alleged that P.M. Mamu Haji created a Waqf in 1951. After his death, a suit was filed by his legal heir before the sub-court Calicut to remove the trustee. There was an existing dispute between the two legal heirs of the Mamu Haji whether there was a Waqf or a trust. In that suit, the court found that Mamu Haji created a private trust yet removed the existing trustee. In between, the rentee of the premises was increased the rent, and a rent enactment deed was executed between the parties on 15/9/1973. The appellant noticed uncertainty and account for lack of clarity about ownership of the premises and filed an interpreter suit on 30th March 1998 before the Municipal Court Kozhikode. That suit was transferred to the file of district judge, where the court decreed the suit and directed the appellant to pay rent to the third defendant. The CEO of the board initiated several proceedings against the appellant for eviction. The first attempt in 2004 resulted in an order of the work board in the effect that appellant are not in authorized competent and could be evicted after receiving notice under provision of the Transfer of Property Act. Another proceeding was filed before a work tribunal against the appellant farm manager for execution. This was decreed, but in a revision proceeding, the Kerala High Court ruled that the work tribunal lacked jurisdiction and the appellant could be evicted only through a civil proceeding before a competent civil court. A civil suit claimed relief against an order of injunction restraining reconstructions and extracurricular allegation by the appellant. The injunction was issued by the CEO of the trust work. The appellant preferred the suit and contended that the two work and trust could not coexist because a work created dedication in favor of God while a trust vests the property in the hands of the trustee. The appellant preferred an application alleging that the suit was not maintainable as a preliminary issue. The tribunal found in favor of the respondent plaintiff, upon which the appellant approached the Kerala High Court. A division bench of the court held the suit maintainable before a tribunal. However, on the question of the plaintiff's competence to seek injunction before tribunal regarding specific tenanted property, the court observed on behalf of the Waqf, again the defendant is a matter which will have to be independently considered and decided, as it was vexed question of fact and law, which could not be decided in proceedings under Order 239, Rule 1 and 2 of Code of Civil Procedure. During the pendency of the suit, Waqf Act was amended with effect from 1st November 2002. New provision, one was the definition of encroacher, and ये देखिए यहाँ पे ये जो 52A है यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है. ये बोल रहे हैं shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which may extend to 2 years. यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. खैर मुझे इसको बारे में आप पढ़ करके आपको टाइम नहीं खराब करना है. The amendment to the Waqf in 2000 came into effect by virtue of Section 1(2). It shall come into effect on such date of the central government may by notification so and so and so, as mentioned earlier. As on the date the civil proceedings related for eviction of the appellant were pending, while so a criminal complaint was filed before the Court of Civil Judicial Magistrate First Class Kozhikode, alleging that the appellant are encroacher and seeking their prosecution under Section 52A.
The plan alleged that they continued to pay the rent in accordance with the decree of district judge in their pleaded suit of so and so. The plan preferred a petition under so and so before Kerala High Court that they could not be treated as enclosure and were lawfully occupant, whose eviction in civil court is seeking this by the tribunal rejected the petition. अब इन्होंने हाई कोर्ट ने क्या लिखा है उसको बोला। ये बसंत साहब की उनकी अपलैंड की आर्गुमेंट है। मुझे इसको पढ़ करके आप लोगों का टाइम नहीं खराब करना है, मैं सीधा नीचे जाऊंगा। अब ये रिस्पोंडेंट साहब बोल रहे हैं। रिस्पोंडेंट क्या बोल रहे हैं? इट वाज अर्ज्ड बाय रिस्पोंडेंट दैट प्रोफेसर विल लीड टू द प्लेन सो एंड सो फैक्ट है। यहाँ learned counsel submitted that in view of the section 472 CRPC, continued possession of land constituted a continuing offense regardless of the version of occupation once the penal provision became part of law. Under the 2013 amendment, the plain conduct should expose to the risk of Waqf Act 94 was a precursor of the amendment of this 1905. छोड़ देता हूँ मैं इसको, भी नहीं पढ़ने का क्या बोल रहे हैं। Applicant continued with the continued application and repeated it unsuccessful attempt by the respondent to oust them from the possession do not render their countenance in the premises any law. ठीक है। In the present case, there is no controversy that Section 52 is a penal provision. A person proceeded against faces the respect in the event the charges are proved of a person sentenced up to 2 years. The offence is incognizable and unavailable, not within anything in the contrary to this. The injunction against punishing anyone for conduct which is not an offence when it is committed by enactment which create one subsequently with respect to is enacted in our constitution as a fundamental right. A constitutional bench of this court in Raos, Bahadur, state of Andhra Pradesh, has explained the purpose of article. The article in its broad import has been enacted to provide conviction and sentence under ex facto laws. The principle underlying such provision have been elaborated, discussed, and pointed out in the very learned judgment of the Justice Willis in the well-known of Phillips, and also by the Supreme Court of USA in so and so. In the English case, it is explained that ex post facto laws are laws which would provided and punished what has been lawful when done. There can be no doubt as the paramount importance of the principle that such ex facto laws which perfectly create offences and punish them are bad as being highly inequitable and unjust. Speaking about the provision, अब ये फिर से कितना प्यारा जजमेंट है भाई। In Kanhaiya Chunilal Monim versus Indumati T. Podar and other, this court has decided whether a landlord has denied amenities which were enjoyed by the declare calling for the prosecution under the Bombay Rental Act. It is undeniable that the appellant came into possession even before the Waqf was created, before even the Waqf Act was enacted. It is, however, sufficient to notice that in an interpleader suit, the appellant were permitted to pay rents to the third defendant in the suit. They were holding the premises when the amendment came into force. Indeed, a proceeding purporting to evict them was unsuccessfully initiated before the amendment. Another one was commenced and was pending after it came into force. In the circumstances, could it be said, having regard to the provision previous discussion, the issue of the termination of tenancy resulted in the beginning of enclosure and the amendment become ineffective? In the considered view of this court, the expiry of lease or other argument by influx of time or the invalid termination in the past can be construed as broadly as suggested. The consequence of such interpretation would be too startling. Even before an education of the validity of the termination of lease, there is no allusion to concurring offense or any expression suggesting that such a term mentioned in 472 CRPC would be directed to action which commenced in the past
and before the amendment of the came into force to hold. Otherwise, this court would be resorting to interpretation that directly reflects the apparent of the right under 21 of the Constitution, a consequence that cannot be countenanced. The plain text of the provision forbids such an interpretation, and the authorities on that aspect clearly indicate that giving effect to a penal statute so as to cover past act is a prescribed action in law. Therefore, the expression whoever alienate or purchase or take possession of, which is the opening phrase of the section, cannot be read or construed to include possession taken in the past which resulted in continued possession when the provision was read. And this is to say that section 52A can not cover cases where leases of work properties have expired in the past and where the tenant or lessee was at the time of amendment of 2013 came into force in physical possession and facing civil proceedings for eviction. It is a matter of record that by an order dated 27/10/2020, the Kerala High Court filed the order of COE of responded revision petition and seeking aside the eviction of the tenant. The High Court set aside the finding that the tenant was an imposer. The entire matter was remanded for space contingent by the work tribunal with the following direction. In view of the foregoing decision, the impugned judgment cannot be sustained. It is hereby set aside. The appellant is allowed but without order or cost. तो ये है आपका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि आप लोग केयरफुल रहिए। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश का विभाजन हो गया, ये लोग चले गए, फिर वहां से आए, अपने प्रॉपर्टी को ऊपर वक्फ क्रिएट कर दिया। जो चले गए थे उन्होंने वक्फ क्रिएट कर दिया था कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहे। तो ऐसा कुछ होता है तो कभी भी किसी भी तरीके का रेमेडी आपके पास में अगर है नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के साइड में जाकर के या कहीं पर भी जाकर के कुछ पढ़ लीजिए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया था कि आप लोगों को अलर्ट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को ये प्रॉपर्टी नहीं दी है, क्योंकि 1916 से ये प्रॉपर्टी लीज पे उनके पास में थी और इनके ऊपर 2013 का जो क्रिमिनल वाला अमेंडमेंट है सेक्शन 52A नहीं लागू होता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, मेरे दोस्तों यारों के साथ में अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो की सूचना, अग्रिम सूचना प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो बेल आइकॉन है उसको दबा दें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार।